हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करते हैं आपके केसी सेकंड पेपर के पार्ट फर्स्ट की। तो पार्ट वन में सबसे पहले आपके दिया गया है प्राणवायु स्रोतस। तो प्राणवायु स्रोतस के अंदर जितनी भी डिजीज है उनकी वन बाई वन हम बात करेंगे। सबसे पहले है आपका टॉपिक हिक्का। बहुत ही फेमिलियर टॉपिक होगा, सेकंड ईयर से आप पढ़ते आ रहे हो, थर्ड ईयर में भी पढ़ा होगा और फिर फाइनल में फिर से है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ जो है डिटेलिंग में केवल आपको चिकित्सा ही पढ़नी होती है, बाकी चीज़ें तो जैसे आप पहले से पढ़ते आ रहे हो वही है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी व्युत्पत्ति की। तो हिक्का की व्युत्पत्ति में देखिए क्या है, हिक्का क्या है, हिक इति कृत्वा कायति शब्दायति इति हिक्का, यानी कि जिसमें हिक शब्द की ध्वनि उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, हिक्का कहते हैं। मॉडर्न क्या कहता है, हिक्कफ। हिक्का को मॉडर्न में क्या कहते हैं, हिक्कफ कहते हैं। और हिक्कफ कैसे उत्पन्न होती है, डायफ्राम के कारण होती है। तो डायफ्राम में अगर इरेगुलर स्पाज्म होते हैं तो उसके फलस्वरूप हिक्का उत्पन्न होती है। इस स्पाज्म के कारण श्वास मार्ग का द्वार इरेगुलर रूप से क्या हो पाता है, बंद होता है। ठीक है, तो हिक्का होती क्यों है, अगर जो डायफ्राम मसल है उसके अंदर इरेगुलर स्पाज्म होते हैं तो उसका जो ट्रैकिया है वो प्रॉपर रूप से अनियमित रूप से बंद होगा। ट्रैकिया एपिग्लोटिस प्रॉपर रूप से बंद नहीं हो पाएंगे, तो बंद अनियमित रूप से बंद होंगे, इसीलिए वायु के प्रवेश के कारण उनके निकलने में, वायु के निकलने में और प्रवेश में, एंट्री में रुकावट उत्पन्न होती है, जिससे क्या होगा, हिक्का उत्पन्न होगी। मॉडर्न के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है, क्लोनिक डायफ्रामेटिक स्पाज्म इज कॉल्ड हिक्का। ठीक, परिभाषा बात करें तो जिस रोगी में प्राण व उदान, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यही पीजीटी में पूछा जाता है, हिक्का में कौन सी वायु दूषित होती है या हिक्का कौन सी वायु के कारण होती है, तो प्राण वायु के कारण मुख से अगर हिक की ध्वनि निकलती है तो उसे हम हिक्का कहते हैं। मॉडर्न के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या होगी, रिपीटेड इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल इज कॉल्ड हिक्कप। तो इनमें इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, साइकोजेनिक, यानी कि न्यूरोसिस की वजह से या हिस्टीरिया की वजह से, उस वजह से ये जो हिक्का है वो कॉमनली हमें देखने को मिलती है। निदान क्या रहेंगे, तो निदान हिक्का में दोष हमेशा बड़ा हुआ तो कफ रहेगा प्राणवायु स्रोतस की, लेकिन वात कफ वाले जो निदान है वो हिक्का के अंदर रहेंगे, क्योंकि हमने देखा वायु भी इन्वॉल्व है, प्राण और उदान, और उर प्रदेश से उत्पन्न हो रही ध्वनि, इसलिए निदान सारे हमारे वात कफ वाले रहेंगे। तो कोटेशन आप लोगों को याद नहीं करना है। नॉर्मल निदान जो वात कफवर्धक निदान है, आहारज और विहारज, जैसे गुरु विष्टम्भी अभिष्यंदी रुक्ष शीतल विदाई आहार अन्न सेवन, उसके सेवन से विहार में शीतल स्थान पर कोई ठंडी जगह पर रहेगा तो वात और कफ दोनों बढ़ेंगी। धूल, जो कोई भी एलर्जिक पार्टिकल के अंदर एंटर करने से वायु दूषित होगी और रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन होंगे, उस वजह से ये डिजीजेस हो सकती हैं। संप्राप्ति क्या रहती है, संप्राप्ति इसकी रहती है कि जो भी निदान सेवन किए गए, निदान के सेवन से वात का प्रकोप होगा और वायु द्वारा उर में जो कफ स्थित है, यानी कि अवलंबक जो कफ है वो क्या हो जाता है, उभड़ जाता है। ठीक है, प्रकोपित हो जाएगा। तो कफ के साथ वायु दोनों प्रकोपित होकर के प्राण व उदन व और अन्न व तीनों, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। हिक्का में प्राण, अन्न, उदक तीनों स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट है, इनमें अवरोध उत्पन्न करती है और हिक की ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे ही हम हिक्का कहते हैं। संप्राप्ति के घटक के रूप में देखें तो हिक्का में दोष रहता है वात और कफ, और वात में प्राण और उदान वायु। दूष्य में, इसमें दूष्य हमारा रस व स्रोतस और श्वास वायु दूष्य होती है। स्रोतस हमने देख लिया, तीनों इन्वॉल्व होंगे और मृदु स्वभाव वाली व्याधि यानी कि इजीली ठीक हो सकती है। साध्यता में देखें, साध्य व्याधि है, इसमें अग्नि मांद्य रहेगी। स्रोतस दृष्टि विकार देखें तो इसमें जो 4 प्रकार की स्रोतस दृष्टि होती है ना, विमार गमन, संग, शिरा ग्रंथि, और वो उस तरीके से, या अति प्रवृत्ति में इसमें कौन से प्रकार की स्रोतो दृष्टि होती है, संग और विमार गमन प्रकार की इसमें स्रोतो दृष्टि होती है। पूर्ण रूप इसके इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप कोटेशन भी याद कर लेना इसका। 3 ही पूर्ण रूप है, इसी देखो आप यहाँ बढ़ा चढ़ा के नहीं लिख सकते। मैं आगे आपको बहुत सारी डिजीज पढ़ाऊंगी, उसके अंदर कई के अंदर बहुत सारे मल्टीपल पूर्ण रूप आते हैं, तो आप इजीली लिख सकते हो। 2-4 भूल भी गए तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन हिक्का में गिने चुने 3 ही पूर्ण रूप है, आपको तीनों को एज इट इज याद रखना पड़ेगा। तो इसमें होता क्या है, कंठो रसो गुरुत्तम, कंठो उरसो गुरुत्तम, कंठ और उर प्रदेश में क्या रहती है, गुरुता रहती है।
वदनस्य कसायता, मुख में वायु की वजह से कैसा रहेगा, कसैलापन रहेगा और कुक्षी में आटोप रहता है, उदर में क्या रहेगा, आधमान रहेगा। ठीक है, तो ये इसके 3 पूर्व रूप हैं, आपको याद रखने हैं। फिर सामान्य लक्षण देखें तो वही है, एक ही कॉमन सिम्टम इसका कि बार-बार हिक-हिक की ध्वनि इसमें उत्पन्न होती है। फिर आते हैं इसके भेद। हिक्का के 5 भेद किए गए हैं, महाहिक्का, गंभीरा हिक्का, विपरीता, शुद्रा और अन्नजा। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने, ये तो भेद हमने अभी किसके अकॉर्डिंग बात की थी, चरक के अकॉर्डिंग। चरक ने बोला है महाहिक्का, गंभीरा, विपरीता, शुद्रा, अन्नजा, ये भेद किसने बोले, चरक ने। आचार्य सुश्रुत ने भी 5 ही भेद बताए हैं, लेकिन उन्होंने जो आचार्य चरक ने विपरीता हिक्का बताई है, इसके स्थान पर एक हिक्का बताई है, उसका नाम है यमला हिक्का। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, विपरीता के स्थान पर यमला हिक्का का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया है। तो सबसे पहले लक्षण की बात करते हैं, सामान्य लक्षण। सबसे पहले महाहिक्का के लक्षण की बात करते हैं, तो महाहिक्का जो होगी वो इसका वेग बहुत तीव्रवान होगा, तो ये महावेग युक्त होती है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला है, महाहिक्का बोला है। और ये सद्य ही मारक होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी हिक्का सद्य मारक है, महाहिक्का, यानी कि तुरंत ही प्राण हर लेगी, इसीलिए इसको महामूला, महावेगा और महाशब्दा है। तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है इसमें, इसलिए इसको महाशब्दा बोला है। और इस महाहिक्का को पहचानते कैसे हैं कि इसमें एक साथ ही 1 2 3 वेग एक कंटिन्यूअस आते हैं, 1 2 हिक्का आई, फिर हिक्का आएगी, फिर हिक्का आएगी, इस तरीके से आते हैं। और ये जब हिक्का आती है तो आंखों में क्या हो जाता है, अश्रुपूरित हो जाती हैं और व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है, क्योंकि दोष इस तरीके से दूषित रहते हैं। साथ ही हिक्का का वेग जो होता है तीव्र रहता है, इसलिए स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। शंख प्रदेश भूख, क्योंकि हिक्का महावेग से आ रही है, इसलिए पूरा शंख प्रदेश उसका जकड़ जाता है और व्यक्ति बोल नहीं पाता। तो ये जो लक्षण रहते हैं वो महाहिक्का के रहते हैं। फिर आती है गंभीरा हिक्का। गंभीरा हिक्का में गंभीर शब्द उत्पन्न होगा, प्रतिध्वनि, इसमें रिपीटेटेड साउंड आती है, तो गंभीर शब्द एवं प्रतिध्वनि युक्त जो हिक्का होती है उसको गंभीरा हिक्का कहेंगे। और इसका इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, यही पीजीटी में पूछा जाता है। गंभीरा हिक्का जो होती है वो पक्वाशय से और नाभि से उत्पन्न होती है, ठीक है। और जैसे हमने महाहिक्का को सद्य मारक कहा, उसी तरीके से आचार्य, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहाँ पे तो जो केसी में आपसे पूछा जाएगा जो है, लेकिन यही पीजीटी में यहाँ से काफी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कौन सी हिक्का प्राणांत की है, गंभीरा हिक्का प्राणांत की है। और इसमें आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, पक्वाशय वो नाभि से एकदम कॉन्ट्रैक्शन से आती है, इसीलिए पूरा उसको मूर्छा जैसी स्थिति हो जाती है, शरीर में अत्यंत क्षोभ रहता है और वेग के समय इसमें शरीर टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि आधे शरीर से आ रही है, नाभि से आ रही है, तो जब भी वेग आता है इसका तो आधा शरीर क्या हो जाता है, टेढ़ा, यानी कि झुक जाता है व्यक्ति, ठीक है। केवल वेग के टाइम, ऐसे नहीं कि पूरा हो गया उसके, नहीं, वेग के समय उसका शरीर झुका हुआ रहेगा। फिर आती है व्यपेता हिक्का। व्यपेता हिक्का में बात याद रखनी है कि किससे उत्पन्न होती है, तो 4 प्रकार के जो अशित, पीत, लीढ़, खादित जो अन्य बताए हैं, उनके सेवन से जो हिक्का उत्पन्न होती है उसको व्यपेता कहते हैं। और इसकी खास बात यह है कि ये कहाँ से, क्लेविकल यानी कि जत्रु मूल से प्रारंभ होती है। और जैसे हमने देखा था कि महाहिक्का में वेग कंटिन्यूअस आएंगे, 1 2 3 लगातार, इसके अंदर निरंतर वेग ना आकर के रुक रुक कर पहले आ गई, फिर थोड़ा गैप ले लिया, फिर आएगी, ठीक है। जैसे ही अन्न का पाक होगा इसके वेग में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि अन्न के पूर्णतः पाक के बाद वायु और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इसके वेग में वृद्धि हो जाएगी। इसमें जृंभा आएगी और जृंभा आएगी, वैसे ही आंखों अश्रुपूरित हो जाएंगी। और ये कौन सी हिक्का है, प्राण घातक। तो महाहिक्का को सद्य मारक कहा, गंभीरा को प्राणांतकी कहा और विपेता को प्राण घातक कहा। फिर आती है क्षुद्रा हिक्का। ये क्या है, कभी मंद वेग से होने वाली हिक्का होती है, इसीलिए इसको क्षुद्रा कहते हैं। अल्प वायु, बहुत ज्यादा मात्रा में वायु कुपित नहीं है, बहुत कम मात्रा में वायु कुपित होकर के अगर कोष्ठ से उदर प्रदेश में आ जाती है तब क्षुद्रा हिक्का उत्पन्न होगी। और ये बहुत अल्प वेग वाली है, एकदम इसमें ध्वनि भी उतनी उत्पन्न नहीं होती है, जल्दी ठीक हो जाती है। और वायु बढ़ाने वाला कोई भी काम करोगे, जैसे व्यायाम है, परिश्रम है, उससे तो ये बढ़ जाएगी, और भोजन करोगे तो ये शांत हो जाएगी। तो भोजन करने पर इसका वेग शांत हो जाता है, क्योंकि भोजन करते ही कब बढ़ेगा, वायु शांत, तो शांत हो जाएगी और ये साध्य होती है। ऊपर अभी हमने जो तीनों पढ़ी वो असाध्य थी, शुद्रा कैसी है, साध्य है। फिर उसके बाद आती है अन्नजा हिक्का। अन्नजा हिक्का में खाना ढंग से नहीं खाया, लेट के खा रहे हैं या खाते जा रहे हैं, मतलब पूरा जो विधि विधान पूर्वक आहार विधि विधान बताया है उस तरीके से भोजन ना करके अविधि पूर्वक भोजन किया गया, अर्थात अधिक प्रमाण में या बहुत जल्दी जल्दी, मतलब चबा भी नहीं रहे, बस निगलते जा रहे हैं, इस तरीके से अगर अन्नपान का सेवन किया या अति तीक्ष्ण मद्यपान का सेवन किया तो उससे भी क्या होगा, वायु प्रकोपित होती है और कोष्ठ से ऊर्ध्व प्रदेश में जाकर के अन्नजा हिक्का उत्पन्न करेगी।
इसमें होगा क्या, पहले छींक आती है, तो ये बात भी याद रखनी है। छींक के साथ कौन सी हिक्का आती है, अन्नजा हिक्का आती है, क्योंकि वायु ऊपर की ओर गमन करती है तो इसमें उदान और प्राण दोनों वायु मिलकर के शब्दों भी उत्पन्न करती हैं। तो छींक के साथ मंद वेग से उत्पन्न होने वाली अन्नजा हिक्का होती है। इसमें जैसे ही कुछ खा पी लोगे तो वो वायु शांत हो जाएगी, इसीलिए कुछ खाने पीने से ये स्वतः ही क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। फिर आती है यमला हिक्का, ये किसने बताई, आचार्य सुश्रुत ने बताई है। तो यह हिक्का शिर एवं ग्रीवा को, इसमें शिर और ग्रीवा दोनों में कंपन होगा, रुक रुक कर एक बार में या दो वेगों के साथ आती है। तो पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्यपेता हिक्का के स्थान पर आचार्य सुश्रुत ने यमला बताई है, और इसमें भी एक बार में या दो वेगों के साथ ही उत्पन्न होती है, शिर और ग्रीवा में कंपन होगा, और एक साथ यमला यमक, जैसे यमक स्नेक बोलते हैं ना, घी और तेल को मिला दिया तो यमक बन गया, उसी तरीके से इसमें वेग मिक्स हो जाते हैं, एक साथ दो वेग आते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला है, यमला हिक्का कहा है। क्लियर बात। फिर सबसे मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट पार्ट आता है इसका, चिकित्सा सिद्धांत। तो देखिए, केसी में मैं जितना भी आपको पढ़ाऊंगी, जितनी भी डिजीजेस पढ़ाऊंगी, आपको लक्षण याद नहीं हो चलेगा, भेद याद नहीं है चलेगा, पूर्व रूप नहीं पता, निदान नहीं पता, संप्राप्ति नहीं पता, सब कुछ चलेगा, लेकिन आपको चिकित्सा सिद्धांत नहीं पता है, ऐसा नहीं चलेगा। इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो व्याधियाँ हैं उनके आप चिकित्सा सिद्धांत के कोटेशन याद कर सको, अगर इजीली याद होते हैं तो, और अगर नहीं होते हैं तो हिंदी आपको एज इट इज याद रखनी है, क्योंकि केसी में आपसे लक्षण भेद पूर्व रूप पूछने कोई भी नहीं बैठा है, सभी चिकित्सा ही पूछेंगे, हर क्वेश्चन में आपसे चिकित्सा पूछी जाएगी। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेबस का डिटेल्ड पूछा जाने वाला पार्ट है वो है चिकित्सा। तो आपको चिकित्सा सिद्धांत ही इसके अच्छे से पढ़ने हैं, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्क्स 10 मार्क्स में। चिकित्सा सिद्धांत तो इम्पोर्टेंट है, इसका कोटेशन याद करने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा नहीं तो केवल ये ऊपर वाली एक लाइन ही याद कर लीजिएगा। और वैसे भी हिक्का और श्वास का चिकित्सा सिद्धांत तो सेम ही है, तो आचार्य चरक ने हिक्का और श्वास का चिकित्सा सिद्धांत है वो सेम ही बताया। हिक्का और श्वास में हम कौन सी चिकित्सा करते हैं, संशमन चिकित्सा और भ्रंगण चिकित्सा इसके अंदर कराते हैं। तो हिक्का श्वासार्दितम स्निग्धर आदौ स्वेदौ उपचारित आक्त लवण तेलेन नाड़ी प्रस्तर संकरई, इतना याद करोगे तो भी चलेगा। तो सबसे पहले हिक्का श्वास से जो रोगी पीड़ित है, हमें सबसे पहले क्या करना है, उसका स्नेहन करवाना है। सबसे स्निग्ध आदौ, सबसे पहले स्नेहन करवाओ। कहाँ पे करवाएंगे, अब उत्तर प्रदेश की व्याधि है तो वक्ष पर ही करवाओगे, ठीक है। तो स्नेहन करवाने के लिए हम सेंधव लवण और तिल के तेल से उसके वक्ष प्रदेश पर क्या करेंगे, मर्दन करेंगे। मर्दन करने के बाद स्निग्ध द्रव्यों से ही उसका या तो नाड़ी स्वेद या प्रस्तर स्वेद या संकर स्वेद, इन तीनों में से कोई भी एक स्वेद का आपको प्रयोग करना है। तो इनके चिकित्सा सिद्धांत में सबसे पहले हमें सेंधव लवण और तिल के तेल से वक्ष प्रदेश का स्नेहन कराना है, फिर नाड़ी प्रस्तर संकर स्वेद कराना है, वो भी कौन से द्रव्यों से, स्निग्ध द्रव्यों से ही कराना है। फिर हमें औषध कैसी देनी है, कफ वात शामक जो भी औषध आहार विहार है उनका प्रयोग करेंगे। तो इसमें कफ बढ़ा हुआ है तो उसको निकालने के लिए आपको वमन करवाना पड़ेगा। तो बलवान रोगी में ग्रथित कफ को वमन से बाहर निकालने के लिए आप वही मदन फल सेंधव दे दो, ठीक है। और इसमें ये व्यायाम श्रेष्ठ होता है, तो कुंभक व प्राणायाम ये हिक्का और श्वास में कराना चाहिए, बहुत ही यूजफुल होता है। और धूमपान, धूमपान हम वमन के बाद करवाएंगे, जैसे मनशलादि धूमपान आप यहाँ पे दे सकते हो। फिर बात आती है इसकी संशमन चिकित्सा की। तो संशमन चिकित्सा में जो भी आपने चरक चिकित्सा का आपको याद हो, हिक्का श्वास 17वें अध्याय का चिकित्सा स्थान का, वो आप सारे यहाँ पे लिख सकते हो। और उसके अलावा देखिए कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि हरीत की चूर्ण है, वात कफ शामक है, इसको मधु से चटाना है। और मरीच चूर्ण है, मयूर पिच्छ की भस्म है, मयूर पिच्छ की भस्म को पिपली चूर्ण के साथ शहद से हर घंटे देना है हिक्का रोग में, जिससे हिक्का का वेग बार बार नहीं आएगा। नशे में सेंधव लवण और सुकोष्ण घृत का नशे दे सकते हो। और हिक्का श्वास के लिए श्वास कुठार रस, सूत से का रस है, आरोग्यवर्धनी बटी है, त्रिकटु चूर्ण, पिपली चूर्ण। तो जितने भी आपको इसमें से इजीली याद हो जाए उतने आप याद रखिएगा। दशमूल को आते जो इत्यादि घृत, वाशा घृत, जो भी वहाँ दिए गए हैं आचार्य ने बताए हैं वो आप इजीली लख सकते हो। फिर हर डिजीज में आपको पथ्य पत्ते लिख के आने हैं। तो पथ्य में वात कफ शामक जो आहार विहार होगा, तो जैसे मृदु और स्निग्ध भोजन है, ये वात का शमन करेगा। पुराना गेहूं है, ये कफ को नहीं बढ़ने देगा। जौ, मूंग, अजाके दुग्ध, उष्ण जल, उष्ण घृत, इनका प्रयोग करना है। बिहार में उसको गर्म पानी से ही नहलाना है, ठंडे से नहीं नहलाना है, क्योंकि जैसे ही आप ठंडे से नहलाओगे तो उसकी वात और कफ दोनों बढ़ जाएंगे। और धूप में उसको बिठाना है। अपथ्य में क्या है, जो भी आहार विहार कफ और वात को बढ़ाने वाला है उसका सेवन नहीं करना है। तो ये आपका था कंप्लीट डिजीज हिक्का। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे श्वास रोग के बारे में।